हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद आज आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे लास्ट सेक्शन जिसका नाम है गॉसेस थ्योरम, मैं उसी पर आज डिस्कस करने वाला हूं। आप ध्यान से इस चैनल पर बने रहेंगे और गॉसेस थ्योरम को ध्यान से पढ़ेंगे। एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है और हम बताए हैं कि गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक डाइपोल दो ऐसे टॉपिक हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो बोर्ड के लिए एकदम आवश्यक हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर ये देखा गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कभी क्वेश्चन राइज करता है तो यही दो टॉपिक मेन रूप से होते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल और दूसरा गॉस थ्योरम। अगर किसी साल इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछ दिया तो गॉस थ्योरम को ड्रॉप कर देता है, और अगर गॉस थ्योरम पूछता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को ड्रॉप करता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को बहुत बढ़िया से हम बताए हुए हैं, उतना ही बढ़िया से हम गॉस थ्योरम को भी बताने जा रहे हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और साथ में कमेंट बॉक्स में अगर कोई शिकायत हो तो लिखिए, और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, ताकि चैनल कम से कम मेरा ग्रो हो और लोग इससे जुड़े और लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है ना, और हमको भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो आप बने रहिए। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए हम आपको गॉसेस लॉ लिखे हुए हैं, और गॉसेस लॉ में एक टर्म यहाँ दिए हुए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में गॉसेस लॉ का एक सब्सिक्वेंट है, और इसलिए इसको पहले गॉसेस लॉ पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना आवश्यक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पहला वर्ड देख रहे हैं खुद इलेक्ट्रिक है, इसलिए अब ये आवश्यक हो गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप पढ़िए। और इसमें इलेक्ट्रिक है, ये इलेक्ट्रिक समझिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। तो यहाँ ई को कह दिए हम, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर यूनिफॉर्म नहीं भी होता है तो परेशान होने की बात नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म रहने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें हम आपको एक टेक्निक जो बताते हैं उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, है ना, क्योंकि वो आवश्यक है। और उसके लिए हम यहाँ आपको कहेंगे कि अगर आपके पास कोई रिंग अवेलेबल हो तो रिंग ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि रिंग का इसमें काम है, ठीक है ना। देखते हैं, एक रिंग हम भी ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो सकते हैं। रिंग चूड़ी ले लें तो रिंग ये जैसा है ना, अभी ये जो चूड़ी है, ठीक है ना, इसको आप रिंग मानिए। अभी आप रिंग को ऐसे रखते हैं, नहीं तो रिंग को ऐसे रखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर आप समझते हैं ना, फील्ड के अलोंग जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस हो जाएगा ना, तो इस पर परपेंडिकुलर होगा तो एरिया वेक्टर आगे जाएगा, नहीं तो बहुत हो सकता है तो इधर। अगर रिंग को ऐसे कर दें तो कोई पूछे एरिया वेक्टर किधर होगा, तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, या तो ऊपर की तरफ जाएगा नहीं तो नीचे की तरफ जाएगा। यही ना एरिया वेक्टर का ऑप्शन है, नीचे नहीं तो ऊपर। कोई कहे कि रिंग को अगर हम ऐसे और ऐसे रख दें तो क्या होगा, तो एरिया वेक्टर इधर जाएगा। तो जितना भी विकल्प है रखने का, वो अब हम फिगर में रखने का प्रयास करते हैं। जैसे हम कह दिए कि अभी हम रिंग को ऐसे रख दिए, देखिए हम रिंग को ऐसे रख दिए, हालांकि रिंग नहीं है, ये आपको देखने से भी पता चल रहा होगा कि रिंग के बजाय थोड़ा सा हम एक रेक्टेंगुलर टाइप का रिंग ले लिए, ये रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। रिंग पर आप समझ सकते हैं कि ये एक्चुअल में ऐसे रखा हुआ है ना बाबू। तो इसका एरिया वेक्टर कोई कहे किधर होगा, है ना, तो आप आराम से कहिएगा एरिया वेक्टर इधर होगा। और ये स्मॉल लिए हैं इसलिए स्मॉल एरिया वेक्टर हो गया। कोई कहा कि रिंग को हम ऐसे रख दिए, नहीं आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिंग आप ऐसे रख दीजिए।
तो रिंग जब ऐसे रखिएगा तब तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं? एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा। बात को समझे? ऐसे हो गया रिंग। अभी एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर, ये भी एरिया वेक्टर ही हुआ, और ये एरिया वेक्टर अभी एंगल बना रहा है। कहेंगे कितना एंगल बना रहा है? हम कह दिए थीटा बना रहा है। किसके साथ एंगल बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप दिए हुए हैं। तो ई और ए यही मिल के, देखिए कभी कभी ये भी आप समझ लीजिए, बुक वगैरह में डीए भी देता है और इसी को डीएस भी दे देता है। मतलब साफ है कि ये सरफेस एरिया है। एरिया कहें या सरफेस एरिया कहें, मतलब सेम है। और एरिया हमेशा वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है, और सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर। अगर ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, अगर ये ऐसे हो गया तो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा। बात समझे? तो सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। अब हमको ये जानना है कि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के डॉट प्रोडक्ट को ही हम लोग एक नाम देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो बड़ा आसान है, यहाँ पर हम वो लिख रहे हैं, लिख दिए डी फाई। किताब में डी फाई ई भी दे दे तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको कहिएगा स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इवन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा हम लिख दिए। और ये बात हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ये बात आपको बता दें कि ये फिजिकल क्वांटिटी को ऐसा डिफाइंड किया गया, और ये कहा गया कि डी फाई का वैल्यू जो होगा ये होगा ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर, और चाहें तो आप इसको वेक्टर के फॉर्म में मोड डी एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये बात हुआ क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यही फॉर्मूला हुआ, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये तो ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला गया, बात समझे। अब कोई कहे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए, तो स्मॉल निकाला गया तो टोटल भी निकल जाएगा। इसी को ग्राउंड मान लिए गॉस साहब। देखिए हम उधर गॉस थ्योरम भी लिखे हैं, अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, अभी इसको पूरा होने दीजिए तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो अब ये हो गया। लेकिन जब हमको फाई निकालने को कहेगा या फाई ई निकालने को कहेगा, नहीं फाई निकालने को कहेगा या फाई, तब आप इसको कहिएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई या इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और यही इंटीग्रेशन को हम लोग गोल घेर देते हैं ऐसे। ये मतलब हुआ कि ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। कहीं सरफेस क्लोज्ड हो तो इंटीग्रेशन में ये बात हम ऐसे घेर देते हैं, ये बात को आप समझिए, ठीक है। तो घबराना नहीं है, इंटीग्रेशन का जितना कार्यक्रम है वो सारा का सारा कार्यक्रम इसी से होगा, घबराने की बात नहीं है। तो इसका मतलब होता है, इधर देखिए हम घेर देते हैं गॉस थ्योरम का, उससे लेना देना नहीं है इसको, ठीक है ना, ये अलग चीज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, कि अब ये कहिएगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड थ्रू द, ये बात अगर लिख दे, है ना, तब यहाँ कहना बाबू कि फाई इक्वल टू फाई ई कहें या फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई कहें या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस कहें। बात को समझे? तो यही सिचुएशन है, कहीं घबराने की बात नहीं है। आप लिख दीजिएगा कि फाई बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, या फिर आप चाहें तो इसी को मोड ई
मोड ds और दोनों के बीच का एंगल क्या, cos थीटा, ये भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं और इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ग्राउंड मानकर गॉस साहब एक थ्योरम दिए और वही थ्योरम क्या कहलाता है, वही थ्योरम गॉस थ्योरम कहलाता है। तो आप एकदम कॉन्शियस रहिएगा। ये अगर समझ में आ गया तो गॉस थ्योरम और आसान लगेगा। ठीक है ना। और ये तो क्लियरली समझ में आ गया। सीधा सीधे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हुआ कि आप फील्ड और एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और हम बताए हैं कि एरिया का बहुत सारा विकल्प है, बस ध्यान रखना है कि ऐसे लूप रखा हुआ है कि लूप ऐसे रखा हुआ है कि लूप खड़ा रखा हुआ है। जिस सिचुएशन में है ई से उसका एंगल निकाल लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कॉस रख के और वो आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग गॉस थ्योरम को शुरुआत करते हैं कि गॉस थ्योरम, इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ग्राउंड पर गॉस साहब एक थ्योरम दिए, उसी थ्योरम को गॉस थ्योरम या गॉसेस लॉ भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ। तो गॉसेस लॉ को देखिए, ध्यान दीजिए। गॉसेस लॉ अब हम लोगों को देखना है ना। तो गॉसेस लॉ और गॉसेस थ्योरम एक ही है। सबसे पहला बात कि अगर मान लेते हैं बुआ, पहले तो ये चीज़ कि कोई लॉ बनाया गया तो कुछ डिफ़िकल्टी हुआ तो लॉ बनाया गया, है ना, ताकि वो डिफ़िकल्टी थोड़ा सा इजी हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ आपको वो डिफ़िकल्टी आपको दिखाते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर कोई चार्ज ले लिए, इसका वैल्यू प्लस क्यू कह दिए, है ना, और कहा कोई कि यहाँ पर फील्ड बता दो, हम कहेंगे फील्ड इधर होगा, E1 कह देते हैं। कोई कहा कि नहीं एक और चार्ज ले लेते हैं यहाँ क्यू डैश, हम कहेंगे भाई फील्ड इधर होगा। कोई कहा एक चार्ज और लेते हैं क्यू डैश, क्यू डबल डैश माइनस में, हम कहेंगे माइनस है तो फील्ड इधर होगा। कहा कि एक और चार्ज ले लो क्यू डबल डैश पॉजिटिव, हम कहेंगे ये इधर होगा। आप यहाँ थोड़ा ऑब्जर्व करिए, E1 E2 E3 E4 क्या हो रहा है भाई। तो एक नहीं चर फील्ड है, 4 गो चार्ज रखे तो 4 फील्ड आ गया। अब आप ये समझिए कि अगर हम 10-20 चार्ज रख दें तो 10-20 फील्ड आ जाएगा ना, और 20 फील्ड आने का मतलब जोड़ पाना संभव होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो गॉस साहब इसमें एक बहुत बढ़िया काम दिए और एक लॉ दिए जिसके आधार पर कि आप बहुत कम समय में उसको आप निकाल सकते हैं, चाहे कितना हो चार्ज दिया रहे। तो यहाँ खुद हम देखिए 10 गो चार्ज लिए हुए हैं, है ना। तो 10 चार्ज के कारण आप सीखिए, चाहे 10,000 चार्ज के कारण सीखिए, कॉन्सेप्ट एक ही है। ठीक है। तो मतलब ये है कि मल्टीपल चार्ज के कारण अगर फील्ड निकालना हो तो गॉस थ्योरम का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब गॉस थ्योरम लगाने से पहले हम बता चुके कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका इसमें उपयोग करना है, और फ्लक्स के लिए आपको एरिया लेना आवश्यक है। जब तक एरिया नहीं लेंगे तो फ्लक्स नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले तय करना होगा कि आप कितना चार्ज के कारण फील्ड निकालना चाहते हैं। जितना चार्ज के कारण निकालना चाहते हैं, पहले उतना चार्ज को आपको घेर के अलग करना होगा। मान लीजिए हम कह दिए कि हम इतना ही चार्ज के कारण निकालना चाहते हैं, इतना ही चार्ज के कारण। देखिए Q6 छूट गया, Q9 छूट गया, Q10 छूट गया। हम जितना के कारण निकालना चाहते हैं, और ये सरफेस से घेरना होता है। जैसे कपड़ा में आप चावल रख लेते हैं ना पोटली बना के, उसी तरह का घेरना है, बांधना नहीं है। बात समझे, कंप्लीट पैक। तो ये कंप्लीट पैक है, और जिस सरफेस से पैक किया गया ना, इस सरफेस का 2 नाम है। या तो आप क्लोज्ड सरफेस कह दीजिए, नहीं बाबू क्लोज सरफेस, या ये इच्छा नहीं है तो
गॉसियन सरफेस भी कहिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, किताब में ये दोनों नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब ये अंदर का चार्ज फील्ड का डायरेक्शन तय करेगा, ये तो पता है आपको। कहीं भी अगर एरिया वेक्टर, कोई कहा हम यहाँ पर एरिया वेक्टर लेते हैं छोटा सा, हम कहेंगे कोई बात नहीं है बेटा, आप वहीं पर छोटा एरिया वेक्टर ले लीजिए, तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। नहीं, बात समझे। कोई कहा कि हम यहाँ पर एरिया वेक्टर लेना चाहते हैं, हम कहें फ्री हैं आप, कहीं भी लेना चाहते हैं आप फ्री हैं, यहाँ ds ले लीजिए ऐसे। नहीं, कोई कहा हम यहाँ एरिया वेक्टर लेना चाहते हैं, हम कहेंगे ऑब्जेक्शन क्या है, आप यहाँ भी लीजिए। ऑब्जेक्शन जो है वो ई पर है, ये अंदर में नेट चार्ज कैसा है उसके नेचर पर फील्ड डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो फील्ड के पास जो जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि मान लो हम कह दिए कि फील्ड एरिया वेक्टर के अलोंग है, तो हम कहेंगे ई और ds का डायरेक्शन सेम है। ऐसा भी हो सकता है कि फील्ड एरिया वेक्टर के अपोजिट हो, बात समझे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये परपेंडिकुलर हो। हमारे पास अभी ये तय कर पाना संभव नहीं है, और अगर हम यहाँ एरिया वेक्टर ले लिए तो ऐसा भी हो सकता है कि ये एरिया वेक्टर कुछ एंगल बना दे इलेक्ट्रिक फील्ड से, हम कह दिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। तो लॉट नंबर ऑफ ऑप्शंस टू टेक द डायरेक्शन ऑफ ई, है ना। ये पॉसिबिलिटी है कि 0 एंगल बना सकता है, थीटा एंगल बना सकता है, ठीक है ना। इसीलिए एक जनरल कॉन्सेप्ट यहाँ डिराइव किया गया है ना, और उसी को हम यहाँ बताएंगे आपको। सबसे पहला बात ये आता है स्टेटमेंट का, कि गॉसेस साहब का स्टेटमेंट क्या है, और वो डिफाइंड क्या किए, तो डिफाइंड किए, वी डिफाइन, वो कहे कि जो भी फ्लक्स होगा ये फ्लक्स प्रोडक्ट में आ जाएगा, किसका, क्यू इनक्लोज्ड, ये प्रोडक्ट हो जाएगा 1/ε0 का गुने इनक्लोज्ड चार्ज, ये इनक्लोज्ड चार्ज, क्यू इनक्लोज्ड, फाई का वैल्यू। और फाई बराबर तो आप जानते हैं क्या लिखे थे बाबू, ई डॉट क्या, ds बराबर 1/ε0 गुने क्यू इनक्लोज्ड, ये समझ गए। और साथ में ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है ना, कि इसको जब किताब में लिखता है ना तो वो लिख देता है, यहीं पर कर देते हैं कि इंटीग्रेशन, अगर आप ये कहें कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds बराबर क्यू इनक्लोज्ड बाई ε0, ये चीज़। तो मतलब ये हुआ कि आप एक ही फार्मूला है, अलग अलग नहीं है, लेकिन वो लिखने का तरीका आप देख सकते हैं कि अलग अलग हम कर दिए भले, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, यही लॉ जो कहलाता है गॉस थ्योरम का है। यानी गॉसेस लॉ जो आया वो बड़ा कांस्टेंट आया, और यहाँ से आप उसको इजीली याद कर सकते हैं। क्या है गॉसेस लॉ बाबू, तो ये कहना इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds बराबर क्यू इनक्लोज्ड बाई ε0, या फिर इच्छा हो तो ये मोड ds दोनों के बीच का एंगल cos थीटा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन क्या है ε0, या फिर आप याद रखिए फाई बराबर क्यू इनक्लोज्ड बाई ε0। तो मतलब ये हुआ कि मिला जुला के यही तीनों फार्मूला आपको लगना है, आगे आप कुछ ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाएंगे। स्टेटमेंट की बात करें, नहीं, स्टेटमेंट जानना ज़रूरी है। स्टेटमेंट है गॉसेस लॉ का, तो यहाँ हम लिख देते हैं इट स्टेट दैट
state that the total electric flux and charges enclosed through that closed surface। तो यही आपका स्टेटमेंट है किनका, गॉसेस लॉ का एकदम शुद्ध स्टेटमेंट है। इतना आप याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 1/ε0 एंड चार्ज इनक्लोज थ्रू दैट क्लोज सरफेस, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला आपके सामने है, याद रखेंगे। अब एक चीज़ हम आपको एक चीज़ बताते हैं, देखिए इसमें कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप इसमें बार बार यूज़ कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करेगा, टोटल चार्ज पर कि इनक्लोज्ड चार्ज पर, है ना। या फिर आपसे ये पूछा जाए कि इनक्लोज चार्ज किस पर डिपेंड करेगा, जो बाउंड्री के अंदर चार्ज है उसी पर कि सभी चार्ज पर। तो यहाँ थोड़ा सा हम बता दें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ई जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम में ये डिपेंड्स ऑन ऑल चार्जेज, डिपेंड्स ऑन all charges inside and outside, all charges depends on all charges inside and outside of the Gaussian surface। गॉसियन सरफेस के बाहर हो या अंदर हो, ये सब पर डिपेंड करता है। दैट इज ये Q1 से शुरू करिएगा Q2 और लास्ट कहाँ तक, Q10 तक। बाहर वाले पर भी डिपेंड करेगा और अंदर वाले पर भी डिपेंड करेगा। मतलब ये आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ। लेकिन जब हम लोग कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर और अंदर सब पर डिपेंड करेगा, Q इनक्लोज्ड, तो Q इनक्लोज्ड की बात करें बुआ, तो Q इनक्लोज्ड के लिए कहिएगा कि ये इनक्लोज्ड चार्ज only depends on charges, only depends inside charges, only depends on charges inside the Gaussian surface, charges inside the Gaussian surface के अंदर में जो चार्ज है वो केवल उसी पर डिपेंड करता है, और जो बाहर में है उस पर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है, बाहर वाले पर भी और अंदर वाले पर भी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अंदर वाला चार्ज हो चाहे बाहर वाला चार्ज हो, सब पर डिपेंड करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हो गया आपका गॉसेस थ्योरम का, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया से हम लोग पढ़े। अब इस गॉसेस लॉ का दो एप्लीकेशन है जो आपके एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा और एग्जामिनेशन में भी कई बार पूछा है। जब भी बोर्ड एग्जामिनेशन में गॉस थ्योरम पूछता है तो उसके साथ एक या दो एप्लीकेशन रहेगा, क्योंकि इतना छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। तो एक तो ये कंपटीशन के व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ में बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बड़ा आवश्यक है, ठीक है ना। देखिए दो एप्लीकेशन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, दोनों एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है और ऑलरेडी इसका फार्मूला जो है ये प्रीवियस जो लेक्चर वीडियो है उसमें हम लोग बता चुके हैं। लेकिन गॉस थ्योरम के आधार पर इसको कैसे डिस्कस करेंगे, देखिए यहाँ पर
लिखा है फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर, है ना। इनफाइनाइट वायर है ये, आप देख सकते हैं, और इस इनफाइनाइट वायर पर ये चार्ज दिया हुआ है, ठीक है ना। और अब हमको गॉस थ्योरम लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो गॉस थ्योरम लगाने का टेक्निक तो आपको पता होगा। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल हम एप्लीकेशन 3 भी दे देते हैं। देखिए, इसको हम फिर हटा लेंगे। गॉस थ्योरम लगाने का टेक्निक आपको बताते हैं। जैसे आपको कहा बाबू कि प्लस क्यू चार्ज है, आप आर डिस्टेंस पर फील्ड बताइए, आर डिस्टेंस पर यहाँ पर। लेकिन ये तो आप फार्मूला जानते होंगे, 1/4πε0 Q/r²। लेकिन यहाँ जो लगाना है या बताना है वो किस थ्योरम से बताना है? गॉस थ्योरम से। और गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट करता है कि जब आपको फील्ड बताना हो तो पहले चार्ज को एक सरफेस एरिया से घेरिए, जिसका एरिया आप पता कर सकते हैं। तो पहला काम होगा कि इसको घेरना पड़ेगा, ठीक है ना। और घेरने के लिए हम स्फेरिकल सरफेस बना दिए ताकि एरिया निकल सके। अब प्लस क्यू के कारण फील्ड का डायरेक्शन तो आप जानते हैं इधर होगा। एरिया वेक्टर कोई कहे तो वो भी कहिएगा इधर ही होगा, स्मॉल एरिया, क्योंकि यहाँ पर आप ले रहे हैं। अब अगर गॉस थ्योरम डालें तो फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या लिखिएगा? गॉसेस थ्योरम आप लिखिएगा ना कि E डॉट डी एस बराबर क्या? क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू तो क्यू है, ये एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड क्यू है। ई डॉट डी एस देखना है, तो ई और डी एस मतलब टोटल एरिया ना। ई डी एस के बीच का एंगल कितना है? देख सकते हैं ई और डी एस के बीच का एंगल cos 0। तब ई कांस्टेंट है बाहर। डी एस मतलब टोटल एरिया। टोटल एरिया स्फीयर का क्या होता है? 4πr²। 4πr² बराबर Q/ε0। तो यहाँ जो कैलकुलेशन आया आपका 4πr² को उधर ले जाइएगा तो 1/4πε0 Q/r²। ये हमारा बताने का उद्देश्य ये था कि इससे ये पता हो गया कि कभी भी गॉस थ्योरम लगा के निकालना है तो सबसे पहले चार्ज को घेरना पड़ेगा, ठीक है ना। अब लेकिन हमको यहाँ देखना है। अब मान लीजिए कहा कि यहाँ पर आप क्या बताइए गॉस थ्योरम लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये स्ट्रेट वायर है। अब इस स्ट्रेट वायर को घेरना है। अब ये इनफाइनाइट है तो एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा कि नहीं? नीचे से ऊपर तक क्या लगाना होगा? सिलेंडर। तो एक सिलेंडर हम बना दिए और हमको जहाँ पर फील्ड चाहिए था, मान लीजिए हमको कहा कि आर डिस्टेंस पर फील्ड बताइए, तो यहाँ पर एक स्मॉल एरिया ले लेंगे और इस स्मॉल एरिया को डी एस कहेंगे, है ना। और अब देखिए, अब यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि ये डी एस जो आप निकाले हैं, है ना, आप ये समझ जाइए कि इसको अगर इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो ये पूरा का सरफेस एरिया निकल जाएगा जो सिलेंडर बन रहा है। हम बोले तो इनफाइनाइट वायर, और ये कंप्लीट सिलेंडर है। हम इसका यहाँ से लेकर और यहाँ तक के लेंथ ऑफ को ले रहे हैं। इस लेंथ को एल मान लिए, चूँकि इनफाइनाइट है ना। तो एक टर्म हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर एक टर्म लिखना होगा, उसको हम लिखते हैं, लेकिन पहले इसको हटा लेते हैं। ये समझ गए ना? इसको हटा लेते हैं ताकि जगह बचे। तो एक यहाँ आपको ये समझ में आ गया कि अब लगाना है गॉस थ्योरम। तो एक टर्म ये रॉड है, तो रॉड पर क्यू चार्ज है और लेंथ कितना है? एल। तो आप जानते हैं ना, इसमें लिखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू आपको पता होगा कितना होता है बाबू? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं Q/L। तो Q का वैल्यू आ गया λ/L, मतलब L लेंथ में λ/L चार्ज है ना, इतना में। और इसको घेरने के लिए ds आप देख रहे हैं यहाँ स्मॉल लिया है, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो कुछ नहीं, एक लाइन यहाँ डालिए, फ्रॉम कौन लॉ? गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम। क्या लिखिएगा गॉसेस थ्योरम से बाबू? तो आप कहना इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस बराबर क्यू इनक्लोज्ड
बाई क्या है एप्सिलॉन नॉट। और ई और डी एस के बीच का एंगल आप देख लो कितना है, ई डी एस के बीच का एंगल cos 0। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर ही ना होगा रड के कारण, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डी एस ई डी एस के बीच का एंगल 0, तो यहाँ से आप लिखिएगा ई डी एस cos 0। और यहाँ क्यू इनक्लोज्ड कितना आ चुका है, क्यू इनक्लोज्ड क्यू है, इसका वैल्यू लिखा है लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बराबर लेमडा एल बाई क्या एप्सिलॉन नॉट। और आपको भी पता है, कोई कहे कि डी एस का वैल्यू निकालिए तो देखिए टोटल एरिया निकालना पड़ेगा ना, तो टोटल एरिया कितना होता है 2 पाई आर एल। 2 पाई क्या हुआ आर एल। अगर इसका रेडियस आर माने हैं या कैपिटल आर मान लीजिए तो यहाँ लिखिएगा 2 पाई कैपिटल आर एल। और ये लेमडा एल बाई क्या है एप्सिलॉन नॉट। एल और एल क्या हुआ कैंसिल, तब आपके सामने ई का जो फॉर्मूला आया वो कितना आया हुआ, तो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये वैल्यू हुआ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसमें, रॉड में। किस थ्योरम से, गॉस थ्योरम से। समझे कि नहीं। और डायरेक्शन देख रहे हैं परपेंडिकुलर हो रहा है, रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से गॉस थ्योरम को हम लोग अप्रोच करते हैं। अभी एक और हमारा एप्लीकेशन यहाँ बच गया, कौन, प्लेन शीट वाला, है ना। कि प्लेन शीट के कारण क्या होगा, डायग्राम बना दिए हैं, इसी तरह का ये भी अप्रोच है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हटाते हैं, तब उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, तब गॉस थ्योरम समाप्त हो जाएगा। अब देखिए हमको इसको देखना है। इसमें टोटल चार्ज हम कह दिए, देखिए हमारा जितना दूर एरिया लिए है ना, जैसे ये इस एरिया को लिए, हमको इसी एरिया में आप देख सकते हैं जितना एरिया यहाँ है, यहाँ से लेकर ये एरिया, हमको जो चार्ज है हमको वही चार्ज लेना है, ये वाला। टोटल चार्ज से मतलब नहीं है हमको, जितना यहाँ पर ये टोटल के पास चार्ज था, लेकिन हमको टोटल चार्ज नहीं लेना है। देखिए इतना चार्ज इधर बच गया, उतना ऊपर बच गया, हमको बीच वाला चार्ज जो है उसी को, चूँकि उसी का एरिया हम लिए हुए हैं, और एरिया लेना आवश्यक है, क्योंकि जब तक एरिया नहीं लेंगे गॉस थ्योरम वैलिड नहीं होगा। तो जो ब्लू वाला चार्ज देख रहे हैं ना, वही लेना है। अगर यहाँ पर कहें एरिया वेक्टर, तो आप समझ सकते हैं कि ds होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। अगर यहाँ कहें तो E इधर होगा, ds भी हमारा इधर ही होगा। अब लेकिन नीचे वाले पर अगर कहिएगा बुआ, तो देख लो तो ds आपका इधर होगा, एरिया वेक्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अगर वही बात यहाँ कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर होगा और एरिया वेक्टर आपका इधर होगा। तो अब यहाँ तो आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। यहाँ अगर गॉसेस लॉ डालते हैं तो फ्रॉम गॉसेस लॉ क्या लिखिएगा, गॉसेस थ्योरम आप कह सकते हैं ना, क्या ई डॉट यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं, और क्यू इनक्लोज्ड ई डॉट डी एस, यहाँ देखिए आप, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस है ना, ई इंटू डी एस। और आप ये समझ सकते हैं ई इंटू डी एस में इसका एरिया हम डी एस माने हुए हैं, तो ई डी एस और cos 0। इस पर आते हैं तो क्या लिखेंगे, ई डी एस कॉस कितना 90। इस पर आते हैं तो लिखेंगे प्लस ई डी एस कॉस कितना 90। इस पर आते हैं तो यहाँ लिखेंगे ई डी एस कॉस क्या हुआ 0 बराबर क्यू इनक्लोज्ड बाई क्या है एप्सिलॉन नॉट। तो 90 वाला टर्म जो है ये तो अपने आप 0 हो जाएगा, है ना। तो ई डी एस कॉस 0 यानी एक ई डी एस आया
फिर 0 आया, फिर 0 आया, फिर EDS आया बराबर Q इनक्लोज्ड बाय क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब EDS के मतलब 2EDS बराबर क्या आया, Q इनक्लोज्ड बाय क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ये लेकिन अभी हमको Q इनक्लोज्ड निकालना बाकी है। इनक्लोज चार्ज जो ब्लू वाला चार्ज है वही बोले हैं। एक टर्म आप जानते हैं, जब सरफेस चार्ज डेंसिटी का आता है तो सिग्मा बराबर हम लोग लिखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा का वैल्यू कितना होता है, हम लोग लिखते हैं Q बाई क्या, A, और A के बदले यहाँ तो DS लिए हुए हैं तो Q बाई कितना आ जाएगा, DS। तो Q के बदले कितना आ गया हुआ, सिग्मा इंटू क्या, DS। तो अब ये Q इनक्लोज्ड का वैल्यू हो गया कितना, सिग्मा इंटू क्या, DS, और ये Q इनक्लोज्ड को ले जाके वहाँ रख दीजिए। तो अगेन यहाँ से अगर हम बात करें तो 2 इंटू ई इंटू DS बराबर Q इनक्लोज्ड हो गया सिग्मा DS अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से ये DS ख़त्म, तब E का वैल्यू क्या लिखिएगा, E बराबर आया सिग्मा बाई क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट। और ऐसा आप जानते हैं कि इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट के कारण फार्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम में लगभग हम एप्लीकेशन भी बता दिए, गॉस थ्योरम भी बता दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बात समझे। कभी कभी प्रॉब्लम में आपको हो सकता है कि परेशानी हो, है ना। तो बहुत सारा वीडियो अभी बनना बाकी है, इतना आप गॉस थ्योरम में पढ़ के अलर्ट हो जाइए, खूब प्रॉब्लम बनाइए। अब इजीली प्रॉब्लम बनेगा, कहीं कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो खूब मेहनत करेंगे, खूब पढ़ेंगे और गॉस थ्योरम के प्रॉब्लम को बनाएंगे। और आज से इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्शन समाप्त हो रहा है ना। अब रह गया, अगर प्रॉब्लम में आपको परेशानी हो तो कमेंट वगैरह में आप जवाब देंगे, तो हम लोग लेक्चर वीडियो जिस वैरायटी का प्रॉब्लम चाहिए उस वैरायटी का प्रॉब्लम हम लेक्चर वीडियो में ला देंगे। जिस किताब से चाहिए, NCERT हो, SC वर्मा हो, DC पांडे हो, या और भी नेशनल लीडिंग बुक्स जो भी हैं उसको आप नाम के साथ बताएंगे तो प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना। तब तक बने रहिए और खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए। मिलेंगे अगले चैप्टर में हम लोग अगले टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा कैपेसिटर। तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं किसी भी किताब से हो, NCERT से हो, उसको खूब बनाते रहिए, खूब मेहनत कर रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।